गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 6 अपन अध्ययन कर रहे थे। लेसन नंबर 6 में 4th पीरियड कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सक्रिय जल अवशोषण। और सक्रिय जल अवशोषण में अपने दो चीज पढ़ी थी, एक परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण और एक अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। और जो आज का टॉपिक आता है वो आज का आता है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आज का टॉपिक डालिए जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। किसको? जल अवशोषण को। और जल अवशोषण की क्रियाविधि अपन ने लास्ट जो पीरियड पढ़ा था उस लास्ट पीरियड में जल अवशोषण की क्रियाविधि को आसानी से पढ़ा था अपन ने, जिसमें सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण दोनों का विस्तृत अध्ययन किया था। अब अपने कौन कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण की दर को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, किस कारण से जल अवशोषण होता है नहीं होता है। इन कारकों में से सबसे पहला जो कारक है वो आता है प्राप्य मृदा जल। नंबर 1 आता है प्राप्य मृदा जल। सबसे पहले टॉपिक डालिए जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। और टॉपिक डालने के बाद में इसमें लिखिए जल अवशोषण को निम्न कारक, जल अवशोषण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राप्य मृदा जल। सबसे पहला पॉइंट डालिए प्राप्य मृदा जल। पहला पॉइंट डाला प्राप्य मृदा जल। प्राप्त का मतलब अवशोषित, मृदा जल। मृदा में से कौन सा जल है जो पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं। जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जल होते हैं ना वो विभिन्न टाइप्स के होते हैं। केसी का जल है, वायु जल है, गुरुत्व जल है। ये बहुत सारे जो जल थे ना उन जल में से एक नाम आपने पढ़ा था केसी का जल। क्या नाम सुना था आपने? केसी का जल। इस केसी के जल का ही पादप अवशोषण करता है। गुरुत्व जल होता है, वायु जल होता है, इनका पादपों द्वारा अवशोषण नहीं किया जाता है। तो जो केसी का जल होता है ना, और इस केसी का जल को जो पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है इस मान को क्या कहते हैं? प्राप्य मृदा जल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राप्त का मतलब प्राप्त करने वाला। कौन सा? मृदा विलय। मृदा से जो जल प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्त मृदा जल कहते हैं। वो जल कौन सा होता है? वो केसी का जल होता है। केसी का जल कौन सा होता है? केसी का जल में क्या होता है? एक तो होती है जल धारण क्षमता और एक होती है स्थायी मिलानी प्रतिशतता। दो चीज अभी अपन पढ़ेंगे। एक तो क्षेत्र जल धारिता। क्षेत्र जल धारिता क्या होती है? जब बारिश होती है और बारिश होने के दौरान जितना भी पानी गुरुत्व बल से बह के निकल जाए और उसके बाद जो मृदा में शेष पानी बचता है ना उसको अपन क्या कहते हैं? क्षेत्र जल धारण क्षमता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो केसी का जल होता है ना, इस केसी का जल का ही पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। और ये जो अवशोषित जल होता है ना, ये अवशोषित जल ही पत्तियों तक पहुंच करके
भोजन के निर्माण में सहायक होता है। तो सबसे पहले डालिएगा प्राप्य मृदा जल। पॉइंट डालो प्राप्य मृदा जल। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। केसी का जल ही पादपों को प्राप्त होता है। अभी चर्चा की थी कौन सा जल प्लांट्स अवशोषित करते हैं, केवल केसी का जल का ही अवशोषण करते हैं। जब मृदा जल क्षेत्र जल धारण क्षमता व स्थायी मिलानी प्रति सप्ताह के क्षेत्र में होता है। मतलब ये जो केसी का जल होता है ना, ये क्षेत्र जो धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता होती है और स्थायी जो मिलानी क्षमता होती है ना, इसके बीच का जो पानी पाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, केसी का जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालो। अपने पास जब गुरुत्व जल के निष्कासन के पश्चात शेष बचे जल को, जब अभी कहा था कि जो गुरुत्व जल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी का निष्कासन हो जाता है, बाहर निकल जाता है मृदा में से, और उसके बावजूद भी जो पानी शेष बचता है ना, उस शेष बचे हुए जल को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं जल धारण क्षमता कहते हैं। जल धारण क्षमता जल धारण क्षमता कहते हैं। एक से जल धारण क्षमता कहते हैं। जब उगे हुए पादपों में पत्तियों के द्वारा प्रथम बार स्थायी रूप से मुरझाना, जैसे पानी की बार पत्ती नीचे लटक जाती है ना, मुरझान उत्पन्न होती है स्थायी मिलानी प्रति सप्ताह कहते हैं। जैसे स्थायी मिलानी का होता है मुरझाना, जैसे कि कई बार प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, जब पहली बार मुरझाती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। जैसे जैसे अपन जल धारण क्षमता का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अवशोषण दर भी बढ़ जाती है, लेकिन जब स्थायी मिलना से ज्यादा हो जाती है तो जल अवशोषण का मान भी कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो प्राप्त जल होता है वो केसी का जल के द्वारा ही प्राप्त होता है।
पहला पॉइंट कंप्लीट, इसको नोट करना है। दूसरा पॉइंट डालो, मृदा वातन। मृदा वातन, वातन होता है वायु, वातन का मतलब क्या होता है? वायु। मृदा में जो वायु पाई जाती है और उस वायु के कारण जो जलावशोषण की दर में परिवर्तन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। जनरली आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे जनरली गांव में अपने छाछ एक्स्ट्रा बच जाती है तो अपने क्या करती हैं महिलाएं, उस छाछ को अपने पास, घर के पास जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स में उसको डाल देते हैं। उस छाछ को डालने से उस प्लांट्स में चींटियां उत्पन्न हो जाती हैं और वो चींटियां उस मृदा को अंदर से खोखला बना देती हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय जो हवा होती है वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। और जो हवा पहुंची है, इस हवा के कारण उसमें जलावशोषण का मान बढ़ जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। कई बार आपने देखा हो कि जो ऊसर भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, वो अधिक वातन क्षमता वाली होती है। और जैसे काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी सूखने बाद कैसे हो जाती है? बहुत कठोर हो जाती है, तो उसमें हवा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है, उसमें मृदा वातन का मान कम होता है। और मृदा वातन का मान कम होने से जलावशोषण का मान भी कम हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। मृदा में पाई जाने वाली जो हवा है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। इसलिए अपने पास क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्सों में, दूसरा एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, जनरली अपन बरसात के दिनों में, बरसात के दिन है, इन्हों अपन बाजरे की फसल बोते हैं। और बाजरे की फसल बोते हैं तो बरसात होती है, बरसात होने से पूरी जमीन कैच हो जाती है, प्लेन हो जाती है। और प्लेन होने के बाद में बरसात जब नहीं होती है तो मृदा सूख जाती है। और सूखने के कारण जो हवा होती है वो जड़ों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए उस हवा को जड़ तक पहुंचाने के लिए अपन क्या करनी पड़ती है? उन प्लांट्स की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और इसीलिए प्लांट्स क्या करता है? जल्दी वृद्धि कर जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? मृदा वातन कहते हैं। पॉइंट डालो नंबर सेकंड, मृदा वातन। पॉइंट डालो मृदा वातन, इसमें लिखो पादपों में जल अवशोषण, पादपों में जल अवशोषण होने के लिए मृदा वातन का होना भी आवश्यक है। जितना मृदा वातन अच्छा होगा, उन पादपों में जल अवशोषण का मान भी उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज्यादा, जैसे अपन एग्जाम्पल देखें तो अपने पास जो दोमट मिट्टी होती है, इस दोमट मिट्टी में सबसे अधिक मृदा वातन पाया जाता है और इसलिए दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जब मृदा जलाक्रांति होती है तो पादपों में, जब मृदा जलाक्रांति होती है तो पादपों में जल अवशोषण दर
नगण्य हो जाती है। जलाक्रांति जानते हैं जलाक्रांति क्या होती है? जलाक्रांति का मतलब क्या होता है कि जब अपने पास कोई प्लांट्स है और इस प्लांट्स में पानी भर गया, नीचे जमीन के ऊपर क्या भर गया, इसमें जड़ों तक पानी भर गया, और पानी भरने से जब इस मूलों को वायु प्राप्त नहीं होती है, ध्यान से सुनिए, अपने पास कोई प्लांट्स है, बरसात तेज हुई और अपने खेत में पानी भर गया, तो अधिक पानी बढ़ने से क्या होता है कि जो इसकी जो मूलें होती हैं, इनकी मूलों को वायु नहीं पहुंच पाती है, और जब मूलों के द्वारा जब वायु नहीं पहुंच पाएगी तो इनमें जलावशोषण की दर कम हो जाती है, और जलावशोषण की दर कम होने से प्लांट्स धीरे धीरे सूख जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जलाक्रांति कहते हैं। इस जब जलाक्रांति होती है तो उस समय पादपों में जल अवशोषण की दर होती है, वो भी क्या होती है? नगण्य होती है, और इसीलिए अपने पास जो जल अवशोषण है वो जल अवशोषण नगण्य हो जाता है। तीसरा आता है अपने पास मृदा तापमान। तीसरा कारक आता है मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर। मृदा में कितना ताप होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब पानी का अवशोषण होगा, कब कम होएगा, कब ज्यादा होएगा, इस चीज जो डिपेंड होती है ना जल अवशोषण, वो मृदा ताप पर भी निर्भर होती है। अपने पास जो जल अवशोषण होता है, ये जल अवशोषण में पादपों में जल अवशोषण क्रिया मृदा तापमान पर भी निर्भर करती है। मृदा तापमान सामान्यतया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना आवश्यक है। इस तापमान पर जल अवशोषण सर्वाधिक होता है। इससे कम तापमान या इससे अधिक तापमान, इससे कम तापमान या इससे अधिक तापमान पर जल अवशोषण दर धीमी हो जाती है। अपन ये कह रहे हैं कि जनरली जो मृदा होती है उस मृदा का तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। जब किसी भी मृदा में जल का अवशोषण सर्वाधिक उस समय होता है जब मृदा का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यदि किसी मृदा का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दिया जाए तो उन पादपों में
जल अवशोषण दर भी धीमी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि पादपों में जल अवशोषण सर्वाधिक करने के लिए मृदा टेम्परेचर 20 से 30 के मध्य रखना आवश्यक होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, मृदा टेम्परेचर, मृदा तापमान कहते हैं। और लास्ट आता है मृदा विलयन की सांद्रता। चौथा पॉइंट आता है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, जो मृदा में खनिज लवण पाए जाते हैं ना, उस खनिज लवण के कारण जो मृदा विलयन होता है ये सांद्र और तनु हो जाता है। जिस मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है, मृदा विलयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होती है। और जिस मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा जितनी कम पाई जाती है, उसकी सांद्रता उतनी कम होती है, अर्थात मृदा विलयन तनु होता है। और पॉइंट डालिए मृदा विलयन। मृदा जल में उपस्थित है मृदा जल में उपस्थित खनिज लवणों की मात्रा मृदा विलयन सांद्रता कहलाती है। मृदा विलयन सांद्रता कहलाती है। खनिज लवणों की मात्रा जितनी अधिक होती है, मृदा विलयन सांद्रता भी अधिक होती है। जितने अधिक खनिज लवण पाए जाएंगे उतनी अधिक सांद्रता अधिक होती है। अधिक सांद्र विलयन होने पर अधिक सांद्र मृदा विलयन होने पर जल अवशोषण कम होता है। अधिक तनु मृदा विलयन होने पर जल अवशोषण
अधिक होता है। ये अपने पास है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। 4 प्रकार के कारक पड़े हैं। ये चारों कारक जल अवशोषण की जो दर होती है उस जल अवशोषण की दर को ये प्रभावित करते हैं। चारों पॉइंट्स हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जल अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको संक्षिप्त में समझाइए। ये ऐसे पूछेगा कि जल अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रसारोहण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसारोहण। देखो, रस प्लस आरोहण। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। आपने सुना भी होगा, लताएं होती हैं, बेल होती हैं, वो क्या करती है जब किसी दूसरे प्लांट्स के सारे ऊपर चढ़ती है ना तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, आरोहण क्रिया कहते हैं। रस का मतलब जो अवशोषित जल होता है और उस जल में खनिज लवण भी प्रेजेंट होते हैं, तो जो अवशोषित जल होता है ना वो क्या कहलाता है, रस। अब देखो, रस का चढ़ना। अब रस का चढ़ेगा पाथों में, तो जो मूल द्वारा जो अवशोषित जल होता है उस जल का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। देखो, जनरली मैं मानता हूं ये प्लांट्स हुआ और ये सी क्या हो गई, मूल। ये क्या हो गया, ऐसे मूल रोम हो गया, ये पत्ती हो गई और ये इसका मान लो शीर्ष भाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, मृदा जल हो गया। इस मृदा जल का अवशोषण हुआ जिसे क्या कहते हैं, जल अवशोषण क्रिया कहते हैं। ये जो मृदा जल है, इस मृदा जल का मूलों द्वारा अवशोषण हुआ, इसे अवशोषित जल कहते हैं। मूल का कार्य सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है, बस। इसके अलावा जो अवशोषित जल होता है, इस अवशोषित जल को पादप की पत्तियों तक या पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम को होता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जाइलम ही पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, कौन सा भाग पहुंचाता है, इसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अपने पास जो मृदा से जो जल का अवशोषण हुआ है, इस अवशोषित जल का ये क्या कहलाएगा, ये अवशोषित जल हो गया। इस अवशोषित जल का नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल लगता है, नहीं लगता, नीचे की ओर गुरुत्व बल लगता है। और ये पानी कहां चढ़ रहा है, ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर और ये पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा, चढ़ रहा है ना। जब पादपों द्वारा अवशोषित जल को गुरुत्व बल के विपरीत पादप के शीर्ष भाग तक चढ़ने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रसारोहण क्रिया कहते हैं। ये आपको दिमाग में टॉपिक डाला है, इसे दिमाग में आ जाना चाहिए। रस प्लस आरोहण। आरोहण क्या होता है, चढ़ना। किसके विपरीत, गुरुत्व बल के विपरीत। गुरुत्व बल के विपरीत जो पादप के शीर्ष भाग तक जो अवशोषित जल का पहुंचने की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रसारोहण क्रिया कहते हैं। अब ये रसारोहण क्रिया होती कहां से है, इसका रसारोहण मार्ग कौन सा होता है, इसका एक्सपेरिमेंट करके आगे बताएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट डालो रसारोहण। सबसे पहले टॉपिक डालो रसारोहण। डायग्राम नहीं बनाना है अभी। पहले इसकी परिभाषा लिखिए।
पादपों में अवशोषित जल का पादपों में अवशोषित जल का गुरुत्व बल के विपरीत पादपों में अवशोषित जल का गुरुत्व बल के विपरीत शीर्ष तक पहुंचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। रसारोहण कहलाता है। ये अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास ये बात हुई कि जो प्लांट्स होते हैं मूलों के द्वारा जो जल अवशोषित होता है उस जल का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। एक क्लियर है। अब पॉइंट डालो रसारोहण मार्ग। एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि वास्तव में मृदा जो जल होता है ये शीर्ष भाग तक चढ़ता है तो किस भाग से जाता है ये ऊपर। पॉइंट डालो रसारोहण मार्ग। रसारोहण मार्ग ये रसारोहण का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में सेफ्रेनिन या ईओसिन का अभिरंजक उसमें डाल देते हैं। रेड कलर का होता है, आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। अपने पास जो स्टेम्स होता है उस स्टेम को तने को अभिरंजित करने के लिए ईओसिन या सेफ्रेनिन डालते हैं। ये रेड कलर का होता है। इसमें क्या कर दिया अपन ने, रेड कलर का अभिरंजन बढ़ दिया और एक बारसन जो प्लांट्स होता है उसकी अपन ने एक डाल ले ली, एक तने का एक भाग ले लिया और अपन ने क्या कर दिया, इस तने को इस ईओसिन के अंदर इसको एक सिरे को इसमें डुबा दिया। लगभग 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। जब इस पादपों में जब वाष्पोषण क्रिया होती है तो पानी का अवशोषण करेगा और पानी नीचे क्या है, अभिरंजक है। जैसे इसको ऊपर खींचता है तो ये रेड कलर होता है ना, ये पत्तियों की जो सराय होती है इसके पास आकर के रेड रेड सी धारियां अपन को दिखाई देने लगती हैं। या फिर अपन जो पर्ण होती है, इसका जो पर्णग्रंथ होता है, इसके पर्णग्रंथ को अपन काट करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कलर्ड भाग होता है ना वो केवल क्या होता है, जाइलम ही होता है।
जिसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रसारोहण क्रिया केवल जाइलम से होती है। या तो आपसे ये पूछेगा रसारोहण मार्ग किस प्रकार से होता है, रसारोहण मार्ग को समझाइए, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि पादपों में रसारोहण क्रिया जाइलम द्वारा होती है। ठीक है, पॉइंट डालो, रसारोहण मार्ग और अथवा करके क्वेश्चन लिख लो। यहाँ अथवा करके इसमें से क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन लिखो। इसमें प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए कि पादपों में रसारोहण क्रिया जाइलम द्वारा होती है, जाइलम द्वारा होती है। इसका आंसर लिखिए। नीचे लिखिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखो, लिखा देता हूं, लिखो। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, जिसमें योसिनिया सेफ्रोनिन का अभिरंजक भर देते हैं तथा एक बालसम पादप का स्टेम लेते हैं, तना लेते हैं, इस तने के एक सिरे को अभिरंजक में डुबो देते हैं, इसके पश्चात इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया जाता है। अगला इस लिखो, जब पुनः इस प्लांट्स को देखा जाता है तो इस पादप की पत्तियों के किनारे एवं स्राव के पास लाल रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं। अगला इसे लिखो, जब पर्णवृंत का टीएस काटा जाता है, तो केवल
जाइलम वाला भाग ही, तो केवल जाइलम वाला भाग ही अभिरंजित होता है। जाइलम वाला भाग ही अभिरंजित होता है। अगला लिखो, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पादपों में रसारोहण क्रिया, पादपों में रसारोहण क्रिया जाइलम द्वारा ही संपन्न होती है। जाइलम द्वारा ही संपन्न होती है। ये डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम को बनाना है। कल की क्लास में इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि रसारोहण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, रसारोहण ऊपर किस प्रकार से चढ़ता है। कुछ वैज्ञानिकों सिद्धांत हैं, कुछ मत हैं, उनको कल की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।